नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों से आज का दिन का इंतजार था, यानी 14 अक्टूबर 2025 के सेबी सहारा केस की सुनवाई का इंतजार था। आज सुनवाई पूरी हुई है। उसमें क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस एम सुंदरेश जी की बेंच के सामने सहारा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी बातें अपनी रखने शुरू किए, जिसमें एक बड़ी योजना का सुझाव अपनी तरफ से उन्होंने रखा और वो योजना थी वही सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो सेबी सहारा केस जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो सॉल्व हो सकता है। डील की बात सुनते ही सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी बोलते हैं ये एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसे पहले सेंट्रल के पास भेजना चाहिए और साथ ही में सहकारी समितियों के सचिव को इसमें पक्षकार बनाना चाहिए। फिर उसके बाद इस डील पर सेंट्रल गवर्नमेंट और सहकारी समितियों के सचिव की तरफ से सारी जानकारियां लेने के बाद फिर वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस डील पर रखेंगे। फिर वहीं सेबी के तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि मुझे इस डील से कोई आपत्ति है नहीं, इस बिक्री से भी कोई मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि न्यायालय पहले ही आदेशित कर चुका है कि सर्किल रेट से 90% कम पर बिक्री नहीं की जा सकती। अगर उससे कम पर बिक्री की जा रही है तो न्यायालय को अवगत कराना होगा, फिर उसके बाद मिले हुए दिशा निर्देश के बाद बिक्री करनी होगी। तो ये पहले से ही कोर्ट की तरफ से आदेशित किया जा चुका है कि बिक्री कैसे करनी है सहारा की प्रॉपर्टियों को। इसलिए सेबी के तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस डील पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। वहीं उन्होंने कहा मेरा सुझाव है कि पहले सहारा को जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें 9,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है और उसको पहले जमा करना होगा, क्योंकि सहारा अभी 9,000 रुपए के घाटे में चल रही है, अभी वो जमा नहीं कर पाई है सेबी सहारा अकाउंट में। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत जी कहते हैं कि अभी हाल ही में एक ऐसा मामला हमारे सामने आया था। ये उन अपने आदेश का जिक्र कर रहे थे जो हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए जो CRCS पोर्टल से 4 सोसाइटियों का जो आवेदन हो रहा है उनके निवेशकों के भुगतान के लिए जो उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का ऑर्डर दिया था, उसका जिक्र उन्होंने किया था और साथ ही में ये भी कहा कि मैंने वो रुपए जारी करने का निर्देश दिया था। तो वहाँ पर सेबी के वकील बोलते हैं कि हाँ, वो सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसी मद में वो पैसा रिलीज किया गया था। अब वहीं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी प्रस्तुत होते हैं और वो बोलते हैं कि जो 88 प्रॉपर्टियां हैं उसमें काफ़ी विवादित भी हैं, उसमें कई लोगों की शिकायतें हैं, या तो वो पहले से बिक्री की जा चुकी हैं या समझौते के तहत किसी न किसी माध्यम से पैसा उठाया गया है, यानी कि वो प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं। तो इसकी जांच के लिए कम से कम एक न्याय मित्र का एक कमेटी का गठन होना चाहिए कि पहले प्रॉपर्टियों की क्लियरेंस हो जाए कि कौन प्रॉपर्टी एक फ्रेश प्रॉपर्टी है जिस पर कोई लेन देन नहीं है, वो सहारा के नाम से स्पष्ट दिखती हो, कौन सी जमीन उसमें बिक्री की गई है और कौन समझौते के तहत जमीन कहीं रखी गई है, उसके एवज में पैसे लिए दिए गए हैं। उसके लिए न्याय मित्र नियुक्त करने की बात वो कोर्ट के समक्ष रखते हैं। फिर वहाँ CJI की तरफ से कहा जाता है कि बेहतर होगा कि सरकार और जो न्याय मित्र होंगे वो इस पर विचार करें, यानी कि सहारा की जितनी प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी राय दे, उसकी जांच करे, न्याय मित्र के साथ कमेटी बना करके अपने देखरेख में जांच करने के बाद फिर वो रिपोर्ट तैयार करें। ऐसा विचार उन्होंने व्यक्त किया। फिर सेबी के वकील ने कहा कि सहारा को अभी 9,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं और फिर उस पर बने हुए ब्याज का बात उन्होंने उठाया। तो वहाँ पर तुरंत कपिल सिब्बल जी की तरफ से बोला गया कि जहाँ तक ब्याज की बात है तो जो सेबी कहना चाह रही है, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए पर लगभग जो भी प्रॉपर्टी अब खरीदने जाएगा तो कम से कम उसको पहले 12,000 करोड़ रुपए जमा करना होगा, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए ब्याज बन बैठा है। इस पर सेबी की तरफ से कहा गया, उस समय के आदेश का चर्चा किया गया जब 15% ब्याज के साथ भुगतान करने की बात कोर्ट की तरफ से कहा गया था। रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जमाकर्ताओं को पैसा देने की बात कही गई थी, तो उस समय 15% ब्याज के सहित भुगतान का ऑर्डर दिया गया था। उसी का हवाला सेबी के वकील की तरफ से रखा गया। इस पर फिर कपिल सिब्बल जी कहते हैं
कि हाँ वो जमाकर्ताओं के लिए था, अगर वो जमाकर्ता मिल जाते हैं तो उनको 15% ब्याज के साथ भुगतान करने का जो आदेश है वो किया जा सकता है। लेकिन इन 9,000 करोड़ रुपए पर ब्याज से वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ऐसा सिब्बल जी का मानना है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डील करने वाले आवेदक की तरफ से एक एडवोकेट बोलते हैं, ये प्रॉपर्टियाँ अलग अलग राज्यों में हैं और मैंने इन प्रॉपर्टियों को खरीदने के लिए उन्हें पत्र लिखा था। यहाँ कंपनी का नाम स्पष्ट नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है जानकारी मिल जाए, क्योंकि मैं ये लाइव अपडेट ले रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने प्रयास किया कि अलग अलग राज्यों की ज़मीनें वो खरीदें, उन्होंने लेटर भी सहारा को लिखा, लेकिन जवाब सहारा की तरफ से नहीं दिया गया और वो वहाँ तक बोल गए कि वो किसी और की बोली लगाने के बराबर बोली लगाने को इन प्रॉपर्टियों के लिए तैयार हैं। वो सहारा की प्रॉपर्टियों को खरीदने के लिए इतना आगे तक बात अपनी रखते हैं कोर्ट के अंदर। तो फिर वहाँ जस्टिस सूर्यकांत जी इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं, हो सकता है कि आपकी बोली से 10 गुना ज़्यादा बोली लगाने वाले कोई आ जाए और ऐसा हो सकता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। फिर वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि सबके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है, यानी जो वहाँ पर मौजूद है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए वो अस्पष्ट है, यानी कि उसमें कौन से विवाद में है, कौन से फ्रेश सहारा की जमीन है, कुछ जो समझौते में फंसी जमीन है, ये अलग अलग होने चाहिए। उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उसको स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। फिर वहाँ एडवोकेट शंकर नारायण जी अपनी बात रखते हैं कि कुछ जमीनें तो इसमें से बिक्री की ही नहीं जा सकती, विशेष करके 2 जमीनें, यानी कि वो आर्द्र भूमि है, यानी वो जमीन जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है, समुद्र के किनारे के वो एरिया हो सकता है, जैसे वर्सोवा है। तो सहारा ने अपना तो जरूर लिया है, उस ज़मीन को अपने पास में खरीद ली है, लेकिन वो आज बिक्री करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हर समय खारे पानी रहते हैं। जैसा आपको हमने कुछ देर पहले एक वीडियो शॉर्ट बनाया था, उसमें कहा था मैंग्रोव भूमि वन क्षेत्र है वो। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं वहाँ पर कि अगर वो कोई खरीद भी ले तो वहाँ पर निर्माण क्या किया जा सकता है, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जगहों पर निर्माण तभी हो सकती है जब सरकार का सपोर्ट हो और कोई बड़ी कंपनी हो, तब वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। वहाँ काफ़ी पैसा खर्च करने वाली कंपनी जो सरकार से भी सहायता ले सके, ऐसे लोग ही उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। ऐसा उदाहरण स्वरूप मैंने कहा कि ऐसे लोग ही ज़मीन को खरीद सकते हैं, जैसा कि इस डील में अडानी ग्रुप की बात की जा रही है। तो वो सक्षम है, सरकार से सपोर्ट भी मिलेगा उनको, तो वो कर सकते हैं। ऐसे जगह पर भी ज़रूर कुछ न कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। फिर वहाँ सेबी के वकील का कहना है कि मैं अपने कुछ सुझाव लिखित में दूंगा, लेकिन उसके पहले सहारा को जो 9,000 करोड़ रुपए की रकम अभी सहारा से भी खाते में घाटे में चल रही है, उसको पहले उनको जमा करना होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जितने भी दावे प्रॉपर्टियों को लेकर के या अन्य चीज़ें सहारा की तरफ से कही गई हैं, उस पर वो लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, लेकिन पहले 9,000 करोड़ रुपए जमा करना होगा। तो वहीं पर एक एडवोकेट प्रदीप राय जी ने चर्चा की कि हजारों कर्मचारी अपने वेतन के लिए सड़कों पर आकर के शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन हजारों कर्मचारियों का वेतन भी देना जरूरी है, और यही वो समय था जो कि स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों का वेतन देना है। इससे सुप्रीम कोर्ट अवगत हो गया, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि करोड़ों निवेशकों का सहारा की सभी कंपनियों का कितना देनदारी है, जिससे निवेशकों के सहारा के सभी कंपनियों के देनदारी के बारे में भी बात हो कि हाँ, करोड़ों निवेशकों का भी पैसा दिया जाना है। तो सहारा की तरफ से एडवोकेट अरविंद दातार जी की तरफ से कहा गया कि जो 88 संपत्तियां हैं सभी विवादित नहीं हैं। जो उसमें बेदाग संपत्तियां हैं, यानी कि जो फ्रेश ज़मीन है उसको अलग किया जा सकता है, जो फ्रेश प्रॉपर्टियां हैं उसको अलग किया जा सकता है और फिर उन्हें बिक्री किया जा सकता है, और जो विवादित हैं उसको अलग किया जाए और उस पर अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन जो फ्रेश ज़मीन है उसको अलग करके पहले उसको बिक्री के लिए लिस्टेड किया जाए, ऐसा सहारा की तरफ से वकील ने कहा। लेकिन ये कहा गया कि इस सुनवाई से उसको अलग रखा जाए, जो बिक्री करने के लिए सहारा गई है उससे अलग कर्मचारियों
व अन्य आवेदनों को सुना जा सकता है, लेकिन इस डील को पहले फाइनल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्तियां पहले सेबी को बिक्री करने के लिए दी गई थी। कुछ संपत्तियां नामित थी जो सेबी के पास थी पहले, लेकिन वो बिक्री नहीं कर पाई क्योंकि उसमें बहुत सारे इशू थे जिसकी वजह से बिक्री नहीं हुई। तो सब मिलाकर के एक फ्रेश, चाहे वो लैंड हो या कोई ऐसी बनी हुई प्रॉपर्टी हो, चल अचल संपत्ति जो भी हो, एक फ्रेश लिस्ट जरूरी है। उसके बाद ही कुछ मामला आगे इसमें बढ़ेगा। अब वहां पर आते हैं अडानी ग्रुप की तरफ से, अडानी प्रॉपर्टीज की तरफ से मुकुल रोहतगी जी। उन्होंने कहा, मैंने सारी संपत्तियां खरीदने का प्रस्ताव रखा है और उनका तर्क ये था कि अगर इसको एक साथ अगर कोई नहीं खरीदेगा तो जो ये मुकदमा सेबी सहारा का चल रहा है ये बिल्कुल अर्थहीन साबित हो जाएगा। यानी न 9,000 करोड़ रुपए सहारा के पास होगा, न ये कंटेम्प्ट पिटीशन क्लोज होगा। इसीलिए जो भी चल अचल संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टियां हैं, खाली पड़े हुए लैंड हैं, विवादित हों, मुकदमे में फंसे हुए हों, समझौते में फंसे हुए हों, इन सारे संपत्तियों को एक जगह करके अडानी ग्रुप लेना चाहती है ताकि ये केस खत्म हो, नहीं तो ये केस चलता रहेगा। ये फिर केस को हल करना असंभव सा हो जाए और ये संघर्ष बहुत ही लंबे समय तक इसी तरह जारी रह सकता है। उन्होंने सुझाव भी दिया। मुकुल रोहतगी जी जो अडानी ग्रुप की तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये एक कमेटी के पास इन समस्याओं का निदान करने के लिए भेजा जा सकता है, जो इन प्रॉपर्टियों की वस्तु स्थिति को जांच परख कर सकते हैं, उसमें वो भी सहयोग करेंगे। फिर वहाँ सेबी की तरफ से कहा गया कि प्रत्येक आईए को हमें क्रमबद्ध करना होगा, उसके विवरण तैयार करने होंगे ताकि ये पता चल सके कि कितनी संपत्तियां विवाद में हैं, लेकिन सहारा कम से कम मूलधन चुका दे। वही 9,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर साइलेंट मोड में बात रखी गई है कि 9,000 करोड़ रुपए चुका दे, फिर उसके बाद इसको क्रमबद्ध इन प्रॉपर्टियों को कर लिया जाए। फिर वहाँ पर कुछ नाराज हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि सेबी की तरफ से बार बार 9,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक ही बात को आप बार बार क्यों कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर वो संपत्तियां नहीं बेचेंगे तो कहाँ से पैसा जमा करेंगे। 9,000 करोड़ रुपए का जिक्र वहाँ उन्होंने किया कि कहाँ से पैसा जमा करेंगे। फिर वहाँ सिब्बल जी बोलते हैं कि अगर इसको एक जगह इकट्ठा करके यानी टोकरी नुमा सहारा की प्रॉपर्टियों को नहीं रखा जाएगा तब तक इसको बिक्री करना असंभव है, यानी अलग अलग बिक्री करना सहारा की संपत्तियों को मुश्किल है। तो इसको एक जगह इकट्ठा करके ही बिक्री किया जा सकता है, अन्यथा यह नहीं बिकेगा। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि 88 संपत्तियों के संबंध में कोई अपना दिमाग लगा सकता है और देख सकता है कि कौन सी विवादित हैं। उन्होंने एक प्रकार का क्वेश्चन किया तो वहाँ सिब्बल जी तुरंत बोलते हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी जो 88 संपत्तियां हैं उसमें से कौन विवादित है, कौन बिक्री की जा चुकी हैं। फिर भी वो सहारा लिस्ट की है 88 प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसे विवादों के लिए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इन 88 प्रॉपर्टियों में ऐसे विवाद को सुलझाने में कौन अपना दिमाग लगा सकता है, उसके जवाब में सिब्बल जी बोलते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, कर्मचारी सौदा कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इन प्रॉपर्टियों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टियां बेची गई हैं। बात पर गौर करिएगा, मैं 3-4 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये अपनी तरफ से ओपिनियन रखा था कि क्या सहारा बढ़ते हुए केस के साथ साथ अपने कुछ खास कर्मचारियों के विश्वासघात से तंग आ चुकी है कि आज पूरे प्रॉपर्टियों की डील करने को मजबूर है। उसी वीडियो में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए और कहने लगे कि तुमको कुछ जानकारी नहीं है, तुम बकवास बातें रखते हो। साथियों, सिब्बल जी कुछ इसी तरह की बात यहाँ कर रहे हैं। औने पौने दाम में, कौड़ियों के दाम में जो संपत्तियां बिक्री की गई। तो मैंने उदाहरण भी दिया था उस वीडियो में कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक आदेश करता है, पहले तो वारंट जारी होता है, इन लोगों को हाजिर वहाँ होना था, मैनेजमेंट टीम के लोगों को नामजद सब कुछ था वहाँ पर, उसमें ऑनर के कुछ नेम थे, मैनेजमेंट टीम के लोगों के नेम थे। जब वो नहीं आए तो उनके नाम से जो प्रॉपर्टियां हैं उनको कुड़ करने का आदेश हुआ ताकि उस पैसे को बिक्री करने के बाद ला करके निवेशकों का पैसा जो क्लेम किए थे सिद्धार्थनगर कोर्ट के अंदर उनको दिया जाए, लेकिन उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी मिली ही नहीं। तब मैंने अपनी मंशा जाहिर की थी उस वीडियो में कि क्या ऐसा है
कि जब इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि ओपी श्रीवास्तव जी के भी नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो क्या कुछ खास विश्वसनीय कर्मचारियों के नाम से प्रॉपर्टियाँ बनाई गई? जो कंपनियों के नाम से है, फर्म के नाम से, वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ कुछ विशेष करीबी कर्मचारियों के नाम से ली गई जो कि विश्वासघात करना शुरू कर दिए हैं। उनको वो बिक्री कर चुके हैं औने पौने दाम में। हजारों की, सैकड़ों करोड़ में संपत्तियां, सैकड़ों करोड़ की, कुछ करोड़ में संपत्तियां वो बिक्री कर चुके हैं। उसी विश्वासघात की बात मैं कह रहा था और उसमें मैंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनर फैमिली और कर्मचारी की मिलीभगत होगी। तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि सिब्बल जी के कहने के मुताबिक कर्मचारी जो अपने से सौदा कर रहे हैं, जमीनों को बिक्री कर दे रहे हैं, उनकी जानकारी इनको नहीं है, यानी कि सहारा प्रबंधन को ही नहीं है, क्योंकि ये कोई हल्के वकील तो है नहीं। कपिल सिब्बल जी एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जानकारी नहीं है कि उन 88 प्रॉपर्टियों में कौन सी ज़मीन बिक्री हो चुकी है, कौन सी बिक्री नहीं हुई है। ये कर्मचारी अपने से सौदा कर ले रहे हैं। तो जो मैंने एक एनालिसिस किया था बिक्री हुए प्रॉपर्टी के बारे में, वो लगभग सही साबित होता दिख रहा है। इतनी जरा बहस के बाद फिर आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाता है कि जो सहारा की तरफ से आवेदन प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने के लिए कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं, उस पर विचार करने से पहले कि आवेदन को सूचीबद्ध किया जाए। और फिर वही न्याय मित्र से कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो सहायक वकील रख सकते हैं और फिर इन सभी प्रॉपर्टियों का एक चार्ट तैयार कर लिया जाए कि कौन सी संपत्ति पहले बिक्री की जा चुकी है, कौन संपत्ति सहारा की फ्रेश है और कौन जमीन या चल अचल संपत्ति समझौता के तहत फंसी हुई है। तो इनका एक चार्ट तैयार किया जाएगा जो कोर्ट के समक्ष फिर पेश होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टियां एक साथ बिक्री की जाएंगी या टुकड़ों में बिक्री की जाएंगी, ये बेंच तय करेगी, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। और वहीं आदेश में यह भी मेंशन किया गया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि तुषार मेहता जी बार बार कहते थे कि केंद्र को भी सुना जाए, तो इसीलिए केंद्र सरकार, न्याय मित्र और सहयोगी एडवोकेट जो सहारा की तरफ से प्रेयर किया गया है, उसकी समीक्षा करें और फिर अपना जवाब कोर्ट के समक्ष रखें। और वही सहारा को ये कहा गया कि अगली तारीख तक अपने कर्मचारियों की जो दावा है उसकी वो जांच परख करे और उसका भी डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें। जो हमारे ये कहने पर चिढ़ते हैं कि पूरे करोड़ों सहारा ग्रुप के निवेशक जो तमाम कंपनियों में पैसा लगा रखा है, उनका भुगतान होना बाकी है। कई खाते वर्षों पहले मैच्योर हो चुके हैं, कई खाते आने वाले कई वर्षों में मैच्योर होंगे। उनका ब्याज सहित भुगतान का डेटा जब तक नहीं होगा तो पैसा सहारा अडानी डील के बाद जो आएगा कैसे मिलेगा उनको? कर्मचारियों का दावा कितना है, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के पहले सहारा से मांग कर दी है चाहिए। तो जिनको डाटा से एलर्जी था उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कर्मचारियों का ब्यौरा डाटा मांग लिया है। बस वहां पर निवेशकों की बात करनी है कि सहारा का जितना भी कंपनी बना है उस कंपनी की कितनी देनदारी है करोड़ों निवेशकों के प्रति, ये डाटा भी सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में मांगी सहारा से। तो चलिए साथियों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। 17 नवंबर को सुनवाई का अगली तारीख निश्चित किया गया है कोर्ट की तरफ से। अब देखना है कि सहारा के लोग इस बीच में अपने सभी कर्मचारियों के लिए, अपने सभी कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान के लिए, ऑफिस रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सब मुद्दा बारी बारी वहां उठेगा जरूर। जब आप सारी प्रॉपर्टियां गुच्छों में टोकरी नुमा बना करके सेल करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से सबकी देनदारी भी स्पष्ट करनी होगी। आप यानी सहारा के लोग नहीं करेंगे तो इसी तरह एक एक करके सारी देनदारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा ही जाएगा। आज के सुनवाई से कुछ हद तक संतुष्टि मिलती है, बस आगे चल के कुछ अलग सा विशेष ना हो जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।